हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस बहुत से शानदार प्लेटफॉर्म पे इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो यार स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही मजेदार, धमाकेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कैपेसिटर। हमने पिछले सेशन में कैपेसिटर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में समझा है, जहां पे हमने कैपेसिटर्स को एक तरीके से समझा है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को समझा है, और अब हम कवर करने जा रहे हैं MIQ वाली सीरीज जो है, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जो कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटर्स को बहुत एनहांस कर देगी। आपके लिए एक मैंडेटरी या प्री रिक्विजिट यहां पे ये हो सकता है कि यार आप कैपेसिटर्स को अच्छे से जानते हैं कि कैपेसिटर्स के क्या फॉर्मूला सेट्स हैं, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या कॉन्सेप्ट है। और जो सारे सेशंस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कैपेसिटेंस से रिलेटेड, 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, उस पे बेस्ड होगा ये थर्ड सेशन। और अगर आपने वो 2 देख लिए हैं तो आज का सेशन आपको बहुत मजेदार लगेगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज, माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, आप प्लेलिस्ट में जाना जो कि है आपकी पराक्रम की, और उसमें वापस जाके आप कैपेसिटर्स के वो दोनों ही सेशंस को देख लेना, जिससे कि आज का सेशन आपको बहुत ही मजेदार तरीके से समझ आएगा। तो फटाफट से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, और हम बहुत ही जल्द शुरू कर देंगे। ये MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिससे नीट में सवाल आ चुके हैं। कुछ बहुत हैंडी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा इस सेशन में, जो कि आपको आपकी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा और कैपेसिटर से रिलेटेड सवाल जवाब भी देने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, सो बढ़ने से पहले एक जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल श्री चैतन्य ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय प्रोड्यूसिंग रैंक 1 इन ऑल द 3 सेगमेंट्स। और बहुत मजेदार बात है यार, कई बार मेरे से कुछ पूछते हैं लोग कि व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी ओवर हियर, क्या वो राज है जिससे कि ऐसे रिजल्ट आ पाते हैं, क्या रहती है इन बच्चों के अंदर की टेंडेंसी जिससे वो रैंक 1 क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यार, टेंडेंसी कुछ इस हिसाब से रहती है कि आते बच्चे उसी मैनर में है कि यार हमें पढ़ना है, हमें एक रैंक सिक्योर करनी है। किसी को डे 1 से पता नहीं रहता कि वो रैंक 1 लाएगा कि रैंक 2 लाएगा, रैंक 3 लाएगा। मेरी नजर में तो टॉप 100 रैंकर्स के जो बच्चे रहते हैं वो अलग ही लेवल में कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, साथ ही साथ एक परसिवेरेंस नामक चीज उनके अंदर बहुत डेडिकेटेडली इन्फ्यूज्ड रहती है। परसिवेरेंस आप समझ सकते हो, रेगुलर बेसिस पे एफर्ट डालते रहना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट और कि आपका रिजल्ट आगे आएगा कि नहीं, आपकी मेहनत तरीके की रहनी चाहिए। और साथ ही साथ इस मेहनत के साथ एक और बहुत अच्छा तड़का जो रहता है वो रहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी का, या फिर आपके एनालिसिस का, कि यार मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो क्या मेहनत काम की है कि नहीं, वो मेहनत मुझे आगे रैंक दिला पाएगी कि नहीं। तो ये सब चीजें यार बहुत जरूरी हो जाती हैं जब भी आप रैंक की बात करो, जब भी आप रिजल्ट की बात करो ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडीज, मैं हमेशा ही बोलता हूं, इट्स नेवर अबाउट स्टडीज, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ यू आर स्टडीइंग। ट्रस्ट मी, it's not about study, it's about how you study. Okay, so मतलब it's like यार a person who is studying for 8 hours 10 hours 12 hours may not be that much productive, उतना प्रोडक्टिव ना हो पाएगा एज कंपेयर टू अ लड़का और अ लड़की और अ बच्चा जो कि जानता है कि मुझे पढ़ना कैसे, मैं कैसे पढ़ सकता है पढ़ सकती हूं, मैं जैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उस हिसाब से मुझे ये लर्निंग आउटकम मिलेगा कि नहीं, मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अगर खुद को नहीं जाने तो दुनिया में क्या जाने यार। तुम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जान लो, सब कुछ जान लो, लेकिन खुद को नहीं जाने तो क्या जाने, है कि नहीं। तो खुद को जानने की कोशिश करो यार, खुद को जान जाओगे ना कि यार मेरे लिए ये वीकनेसेस है, मेरे लिए स्ट्रेंथ है। मैंने अपना अगर स्वॉट एनालिसिस कर लिया, जो कि इन तीनों लड़कों ने तो बहुत अच्छे से किया है, ट्रस्ट मी, इन तीनों को पता था इनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। क्योंकि अगर ये पता नहीं होता तो ये उस स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन अपना करके और वीकनेस जो है उसको कम नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अभी स्टार्ट हुआ क्या सर? हाँ यार अपूर, अभी अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं भाई। मैंने ऐसे सिर्फ कहा था केस मेरे को आपके वीडियोस मिल गया। अच्छा ओके, चलो बढ़िया है।
ये देखो, दिस इज कॉल्ड द यूट्यूब एल्गोरिदम। इससे तुम इवन मैंने तो ये तक नोटिस किया है कि व्हेन देयर आर 2 to 3 पीपल एंड दे आर स्पीकिंग ऑफ समथिंग, तो आपको सजेशन आ जाता है यूट्यूब पे और गूगल पे। सो देख लो प्राइवेसी नाम की कितनी चीज है अपने जीवन में। सो बट द मेन पॉइंट इज, जैसा मैं बता रहा हूं यार अपूर्व, कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है हर किसी के सेंस में। सबको इंप्रूवमेंट हमेशा होते रहना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बातें करना चाहिए हमें, कि हमको पता होना चाहिए यार कि हमारी गलतियां क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है हमको। थ्रेट्स कैसे? थ्रेट्स ऐसे कि यार हमें पड़ोसी कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमें हमारे आसपास वाला कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम जिसको देख रहे हैं वो हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो ये सारी चीजों का हमें एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, समझो इस चीज को। और तुम इतने बड़े हो कि खुद का एनालिसिस अभी प्रेजेंट स्केल पे तो कर सकते हो। हेल्प तुम्हें डेफिनेटली बहुत माध्यम से मिल सकती है, यूट्यूब से मिल सकती है, तुम अपने पेरेंट्स, सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंस, सबसे बेस्ट हेल्प तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिल सकती है। तो इनसे हेल्प तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी, और एल्डर सिबलिंग से मिल सकती है। बट द मेन पॉइंट इज, वो एक एनालिसिस तुम्हारे अंदर का होना चाहिए, तुम्हें ये एनालिसिस करना चाहिए, तुम्हें सोच विचार करना चाहिए। ये गलत चीज नहीं है, बहुत सही चीज है कि यार क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, और जो सही है और जो गलत है तो वो क्यों सही है और वो क्यों गलत है, ये भी मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें जब पता होंगी ना, तब भी आप खुद पे काम कर पाओगे। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली निकालना तुम्हें है, एग्जाम तुम्हें निकालना है, और आगे जाके देखोगे तो चंद पल की खुशी मुझे मिलेगी और घर वालों को थोड़ी ज्यादा दिन की मिलेगी, लेकिन अल्टीमेट खुशी और हैप्पीनेस जो रहेगी वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। जीवन जो जियोगे डॉक्टर बन के, वो तुम ही जियोगे, है ना। तो सारे फ्रूट्स भी तुम ही खाने वाले हो थ्रू आउट योर लाइफ। तुम्हारे फ्रूट्स खाने से तुम पे जो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा नाज है या जो तुमसे बहुत अफेक्टेड हैं, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, डेफिनेट सी बात है। बट द मेन पॉइंट इज कि यू आर देयर, यू विल ऑलवेज हैव दैट हैप्पीनेस, यू विल ऑलवेज हैव दैट सफर। सो यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि किस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, ठीक है। सो फटाफट से एक जरा क्विक रिकैप करते हैं, जल्द ही जरा एक क्विक रिकैप सेशन लगाते हैं, जिसमें हम ने जो पढ़ा है अभी तक उसको, हाँ, तो हमने अभी तक कैपेसिटर में क्या क्या कर लिया उसको जरा फटाफट से देखते हैं, ठीक है। क्विक रिकैप में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है कि कैपेसिटर्स बेसिकली यार दो पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट्स के होते हैं, और इनके अक्रॉस अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है इनसाइड। इसका कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ Q इज इक्वल टू CV। जितना भी यहाँ पे प्लस Q रहेगा, माइनस Q रहेगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी पढ़ लिया है। कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा था कि दो कैपेसिटर जब सीरीज में है, C1 और C2, तो इनमें जो पोटेंशियल, इनका पहली बात तो जो C इफेक्टिव रहता है दैट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे रिलेटेड मैंने इसमें कुछ फंडास बताए थे तुम्हें, जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं चीजों को एनालाइज करने के लिए, कि अगर इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसमें बंटवारा इंडिविजुअली कैसा होगा, V1 और V2 कैसे बटेगा, वो मैंने बताया था। C इनवर्सली रिलेटेड टू V रहता है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इसके और इसके अक्रॉस, दैट इज गोइंग टू बी C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो इस हिसाब से पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। फिर हमने साथ ही साथ इसके बारे में भी बात की थी कि यार पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स हैं दो या दो से ज्यादा, तो उनका एडिशन हो जाता है, C1 है ये C2 है, तो यहाँ जो C इफेक्टिव है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो हमने पैरेलल सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पिछले सेशंस में देखे हैं। साथ ही साथ हमने कैपेसिटर्स के भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस किए हैं और एक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे में बात की है। अब यहाँ पे हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में जो आज बताने वाला हूं वो है शेयरिंग ऑफ चार्ज। सबसे पहले तो बताऊंगा शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। शेयरिंग ऑफ चार्ज के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा वो रहेगा कुछ सवाल जवाब। इसी से रिलेटेड शेयरिंग ऑफ चार्ज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, तो हमें किस टाइप का एनालिसिस चाहिए शेयरिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड, वो हम सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद बढ़ेंगे और हम जानेंगे कुछ सैंपल सर्किट्स के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट्स को जानेंगे क्या होते हैं। फिर किरचॉफ के जो दो रूल हैं,
जंक्शन रूल और लूप रूल, उसके बारे में जानेंगे और सवाल करेंगे, और साथ ही साथ हम जो एक लास्ट चीज करेंगे वो रहेंगे कि यार इनफाइनाइट सर्किट्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो ये आज का एजेंडा है और इन सारी चीजों को हम फटाफट से नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या होता है कि दो मेरे पास कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है C1, दूसरा है C2। इसमें पहले इनिशियली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, इसके अक्रॉस V2 था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को पैरेलल अटैचमेंट में लगा दे रहा हूं। इन दोनों को कैसे लगा रहा हूं मैं, पैरेलल अटैचमेंट में लगा दे रहा हूं। यहां पे देखो AB ये रहा, CD ये रहा, इसको पैरेलल अटैचमेंट में मैंने लगा दिया। अब पैरेलल अटैचमेंट में लगाने से होगा क्या कि यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्यों है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो रीजन होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होना। सिंपल सी चीज, पोटेंशियल डिफरेंस का होना। तुम इस चीज को ऐसे भी समझने की कोशिश कर सकते हो कि एक अगर कैपेसिटर मैंने एक बैटरी के अगेंस्ट लगाया है तो यहां पे इधर से इधर चार्ज जाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, बट बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो बैटरी वहां पे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। तो यहां पे पोटेंशियल क्योंकि अलग अलग है, V1 और V2 है, तो इनका कनेक्शन करोगे तो इनके बीच में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ चार्ज इसके पास, मान लो Q1 चार्ज था पहले, इसके पास Q1 चार्ज था पहले, और इसके पास Q2 चार्ज था पहले। इसके पास Q1 चार्ज था, इसके पास Q2 चार्ज था। तो यहां Q1 से ये Q1 डैश हो जाएगा, यहां पे जो चार्ज हो जाएगा वो Q1 डैश हो जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो Q2 डैश हो जाएगा। चार्जेस अलग अलग हो जाएंगे, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और एकमात्र चीज करने के लिए जो कि है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को उसे वी मेंटेन करना है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को वी मेंटेन करना, अगर कर दिया तो भाई इनका काम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, सेम चीज जो मैंने बताया पहले इनिशियली, यहां पे मान सकते हो आप कि यार ये बैटरी पूरी की पूरी ओपन थी, राइट, ये पूरी की पूरी बैटरी ओपन थी। अब बाद में तुमने स्विच को नीचे की तरफ दबा दिया, स्विच को दबा दिया, ओके, स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करने से क्या हो गया, स्विच क्लोज करते ही ये हो गया कि यहाँ पे वापस चार्ज फ्लो होंगे, और फाइनली जाके ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Q1 डैश और यहाँ पे प्लस Q2 डैश। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि सेम पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर जाता, मतलब VAB VCD के बराबर नहीं हो जाता। AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है CD के अक्रॉस नहीं हो जाता। अब ये समझते हैं कि चार्ज शेयरिंग यहां पे हो रही है, तो कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। रीजन क्या है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस पहले अलग था, VAB जो पहले था वो बराबर नहीं था VCD के, इसीलिए चार्ज शेयरिंग हुई। यही रीजन होता है चार्ज शेयरिंग का, ओके। अब चार्ज शेयरिंग होगी कितनी, फाइनल पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, इसके अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा एक V करके, वो कितना बनेगा। फिर चार्जेस इधर से उधर कितने गए, फाइनल इसके ऊपर चार्ज कितना रहा, इसके ऊपर चार्ज कितना रहा, और लास्ट चीज एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई। ये तीन मेन प्रॉब्लम है, ये तीन मेन फंक्शंस हैं, और ये तीन मेन फॉर्मूला ऐसे हैं जो कि मैं चाहूंगा आप लोग याद कर लो, क्योंकि सवाल इससे बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन तीनों को जरा फटाफट से देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि भाई कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए एक सबसे सिंपल सा फंडा ये होता है, सिंपल सा फंडा ये होता है कि यार जो चार्जेस थे वो तो कंजर्व ही रहेंगे ना, मतलब इसके ऊपर पहले जो चार्जेस थे Q1 प्लस Q2, बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर ही होंगे। चार्जेस तो कंजर्व ही रहेंगे ना, मतलब Q1 प्लस Q2 जो रहेगा, जो Q1 प्लस Q2 है, इनिशियल चार्ज जो है, जो तुम्हारा इनिशियल चार्ज है वो फाइनल चार्ज के बराबर तो रहेगा ही, क्योंकि चार्जेस तो कंजर्व ही रहते हैं, चार्जेस तो कंजर्व रहते हैं भाई, सिंपल सी चीज। इनिशियल चार्ज तुम्हारा फाइनल चार्ज के बराबर, मतलब Q1 प्लस Q2 will be equal to Q1 dash प्लस Q2 डैश। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगी। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। अब Q1 डैश और Q2 डैश कितना लिख सकता हूं मैं, तो बाद में दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस, बाद में फाइनल स्टेट में क्या हुआ है, फाइनल स्टेट में ये हुआ है कि दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VV है, इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, और इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना है C1 और इसका C2। तो इसके अक्रॉस इस पे जो चार्ज होगा Q1 डैश वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, सिंपल सी चीज। और ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा Q1 प्लस Q2, ये हो गया मेरा Q1 प्लस Q2। समझ रहे हो बात को, जो चार्जेस थे वो कितने हो जाएंगे, C1V प्लस C2V के बराबर, सिंपल सी चीज। तो यहां से
क्या मैं कॉमन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता? यहां से क्या मैं कॉमन पोटेंशियल नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं सर, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितना हो रहा है? V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2, देखो V कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सिंपल, हो गया, खत्म। ये निकाल दिया मैंने कॉमन पोटेंशियल। आपके पास इनिशियल चार्ज रहेगा, आपको इनिशियल चार्ज की वैल्यू गिवन रहेगी और इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 रहेगा, तो बाद में कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। हो सकता है कि हमको इनिशियल चार्ज ना गिवन हो, यह भी हो सकता है भाई कि हमें इनिशियल चार्ज ना देके हमें यह नहीं बताया कि इनके ऊपर चार्जेस क्या थे Q1 और Q2, ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें पोटेंशियल बता दिया V1 और V2, तो क्या दिक्कत है? तो भी तो बड़ा सरल है। Q1 कितना होगा इनिशियल लेवल पे? Q1 कितना होगा यार? यहां पे Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू V1 और यहां पे Q2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? C2 इंटू V2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक चीज तो यहां पे लिख लेना क्लियरली, बाद में कंफ्यूजन ना हो कि Q1 एंड Q2 ये इनिशियल चार्जेस हैं। ये क्या है? ये इनिशियल चार्जेस हैं ऑन द प्लेट्स। ये इनिशियल चार्जेस हैं ऑन द प्लेट्स। और Q1 डैश एंड Q2 डैश क्या है? Q1 डैश और Q2 डैश क्या है? ये फाइनल चार्जेस हैं। ये फाइनल चार्जेस हैं ऑन द प्लेट्स। दीज आर फाइनल चार्जेस ऑन द प्लेट्स, ठीक है? आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, आफ्टर जोड़ घटाने से जो फाइनल चार्जेस हुए वो हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? Q1 की वैल्यू हो जाएगी सिंपल सी चीज C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आपने V निकाल दिया C1 प्लस C2, C1 V1 अपॉन C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब फाइनल चार्ज बताएं, लेकिन चार्ज बताने से पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा। मैं तुम लोगों को एक सवाल दिखाना चाहूंगा नीट का, जो कि मैं चाहता हूं तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। अपूर्व, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर भाई, देख इसको क्या आंसर आ रहा है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है अभी जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। पूरा का पूरा ये जो सवाल है अभी जस्ट जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड है। सिंपल सी चीज क्या बोल रहा है ये कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 is charged up to potential V volt and then connected in parallel to an uncharged capacitor of capacity C2. The final potential difference across each capacitor will be. सुनो, देखो, ध्यान दो क्या बोल रहा है। एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है C1, इसको चार्ज किया पोटेंशियल V से, ठीक है। इसको लगा दिया किसके पैरेलल में? एक लगा दिया अनचार्ज कैपेसिटर के पैरेलल में, जिसका कैपेसिटेंस C2 था और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, क्योंकि अनचार्ज्ड है, क्योंकि अनचार्ज्ड है। तो अब इन दोनों को अगर तुम साथ में लगा दोगे, इन दोनों को अगर तुम साथ में लगा दोगे इस कुछ इस तरीके से, तो यहां पे C1 और इसके अक्रॉस V डैश हो जाएगा और यहां पे C2 और इसके अक्रॉस V डैश हो जाएगा। सिंपल सी चीज, राइट? अब ये जो V डैश की वैल्यू है वो कितनी होगी? ये जो V डैश की वैल्यू कितनी होगी? V डैश सिंपल से बता सकता हूं, अभी जस्ट मैंने पता किया, C1 V1 अपॉन C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 V1 कितना हो जाएगा? C1 इंटू V प्लस C2 V2 हो जाएगा। C2 V2 है आपका C2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। खत्म, आंसर आ गया मेरा C1V अपॉन C1 प्लस C2। चार्ज शेयरिंग का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, और आ गया मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? डायरेक्ट देखते ही सवाल आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, है ना? एकदम सिंपल सा एनालिसिस, सिंपल सा सवाल, लेकिन है पूरा ये चार्ज शेयरिंग पे। किस तरीके से मैंने फटाफट से इसका एनालिसिस कर लिया। अब आओ बात करते हैं, वापस से उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने सवाल तो समझ लिया, अब आते हैं वापस से उस कॉन्सेप्ट पे कि कॉमन पोटेंशियल अभी हमने निकाल लिया है। ये चीज हमने निकाल ली, कॉमन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, जो कि हो जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस के बराबर। अब आते बात करते हैं इंडिविजुअल चार्जेस Q1 डैश और Q2 डैश कितने होंगे। इंडिविजुअल चार्जेस Q1 डैश और Q2 डैश कितने होंगे? तो Q1 डैश और Q2 डैश कितने होंगे? Q1 डैश ये रहा, Q2 डैश ये रहा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसकी वैल्यू अभी जस्ट मैंने निकाल ली। तो Q1 डैश हो जाएगा C1 इंटू V के बराबर, राइट? सो Q1 डैश कितना हो जाएगा? C1 इंटू V के बराबर, हाँ बिल्कुल। और V की वैल्यू कितनी? V की वैल्यू आ गई मेरी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। या तो ये याद रख सकते हो, या तो ये याद रख सकते हो कि C1 अपॉन C2 इंटू Q1 प्लस Q2, या फिर तुम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, Q2 हो जाएगा C2 इंटू V, C2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1 V1
प्लस C2V2, ठीक है, और C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इंटू C1V1 प्लस C2V2, क्योंकि टोटल चार्ज है। दिस बेसिकली इज टोटल चार्ज। अपोजिट पोलैरिटी वाला ही बताऊंगा यार, सिंपल सा, एक चीज बस अलग सी करनी है अपूर्व। अपोजिट पोलैरिटी में यहां जो साइन दिख रहा है ना उसको नेगेटिव ले लेना, आंसर आ जाता है, ठीक है। यहां जो साइन दिख रहा है उसको नेगेटिव ले लेना, आंसर आ जाता है। जैसे बताता हूं, अभी उसकी भी स्लाइड रखी है मैंने, टेंशन मतलब। ऑपोजिट पोलैरिटी का ही बताऊंगा। सेम पोलैरिटी में ये केस है। ये कौन सा केस है? जब मैं सेम पोलैरिटी में चार्जेस दो कैपेसिटर को ऐड कर दूंगा तो फाइनल पोटेंशियल उसका सेम हो जाएगा, और कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा और फाइनल चार्ज कितना आएगा ये मैंने देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि है एनर्जी। हीट लॉस कितनी होती है? हीट लॉस होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, हीट लॉस डेफिनेटली होती है सर्किट में। और कितनी होती है हीट लॉस? तो इसका भी तुम देखो यार, फाइनल तुम इसमें एनर्जी और इसमें एनर्जी निकालो, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और इंडिविजुअली इनमें निकालो हाफ Q स्क्वायर बाय C और हाफ Q2 स्क्वायर बाय C, उस तरीके से निकालो। या एक तरीका ये है, और उससे तुम निकाल के लंबा सा प्रोसीजर आएगा, और फाइनली जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो ये आएगा कि इतनी हीट लॉस होती है। तो मैं चाहूंगा कि तुम इसको याद रख लो। ये लंबा चौड़ा स्टेप्स जो है इसको याद रखने के बजाय तुम मात्र इसको याद रख लो, मात्र इसको याद रख लो कि हीट जो होती है वो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, जिसे हम C इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। C इफेक्टिव इन केस ऑफ सीरीज V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कितना? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो उसी सवाल में जो अभी जस्ट किया, क्या मैं हीट करंट बता सकता हूं? इसी सवाल में क्या हीट लॉस कितनी होगी मैं बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। हीट लॉस यहां पे कितनी हो जाएगी बताना जरा। पूछा नहीं है लेकिन कल को पूछ लिया तो पता होना चाहिए। हीट लॉस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आ गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। V2 माइनस V1 मतलब इसका पोटेंशियल माइनस 0, तो V माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा हीट करंट, ये आ गया भाइयों मेरा हीट करंट। सिंपल। यही स्टोर एनर्जी भी होगी क्या? नहीं यार, यही स्टोर एनर्जी नहीं होगी, यही एनर्जी स्टोर थोड़ी होगी। एनर्जी स्टोर तो जितनी है वो हाफ Q स्क्वायर बाय C रहेगी। यहां पे वो वाला फंडा नहीं लगेगा जो तुम सोच रहे हो कि यार बैटरी के थ्रू, बैटरी के अक्रॉस मैं अगर उसे Q V वोल्ट से लगाऊंगा तो जितना उसमें हीट डिसिपेट होगा उतना ही एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी। वो वाला सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। सिंपल आप उस एनालिसिस से कर नहीं सकते यार। वैसे देख सकते, एक बात तो यार सही बोली, रुक जा एक बार चेक कर लेंदे भाई मुझे, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते फिर बताता हूं। इसका अगर ये ट्वाइस हो जाएगी तो फिर आंसर सही आएगा ना। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल थी, ये इनिशियल थी, और इसका आधा कर दूंगा मैं तो इससे केस नहीं होगा। नहीं यार अपूर्व, वो नहीं है आंसर, यही स्टोर एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि अगर यही स्टोर हो रही होती तो ये जो काउंट होता हाफ C1 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, इसका आधा होता पहले या इसका ट्वाइस होता पहले, इस चीज का ट्वाइस होता पहले, तभी तो आधा हीट में चला गया तो आधा बाद में स्टोर होगा। तो उसका आधा यहाँ पे नहीं है, ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है, जो कि बैटरी के लिए पढ़ी है हमने। जो बैटरी के लिए हमने पढ़ी है ना कि एक कैपेसिटर रहता है और उसमें बैटरी के थ्रू जब तुम स्विच डाउन करोगे तो जितना काम करोगे उसका आधा यहाँ स्टोर होता है और बाकी आधा हीट के फॉर्म में होता है। वो वाला सिनेरियो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दैट इज नॉट द केस ओवर हियर। फाइनल आंसर हीट का ये है और मैं इसको याद रखूंगा, और इसी पे बेस्ड अभी हम सवाल भी ये करने वाले हैं। जो सवाल ये रहा हमारे सामने, देखो ये रहा सवाल। इससे रिलेटेड देखो सवाल बताऊं, देखो 2019 में भी आया हुआ है, दो जगह सवाल आए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। 2019 में भी आया हुआ है और उसके बाद 2016 में भी आया हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट, दोनों सवाल देखो, 16 और 19 दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, C1 और C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, कनेक्टेड है सीरीज में। यहां बैटरी लगा दिया, C1 है C2 है, C1 को फुली चार्ज किया, फिर A से C की तरफ मूव कर दिया। नाउ डिस्कनेक्टिंग A
and B and terminal B and C are connected. B और C को कनेक्ट कर दिया. Due to this, what will be the percentage loss in energy? Percentage loss in energy बताना है. जैसे मैं इधर से स्विच को इधर कर देता हूं, इस वायर को इधर से इधर कर देता हूं, A पॉइंट से C पॉइंट पे जैसे अटैच कर दूंगा, जितनी लॉस इन एनर्जी होगी मुझे बस वो पता करना है. मुझे मात्र वो पता करना है. बस ये सिंपल सी चीज है. ठीक है. तो 2019 का क्वेश्चन है. 2016 में देखो क्या है. कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का चार्ज इज शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज. क्या समझ में आता है इससे? नीट में सवाल रिपीट होते हैं, बिल्कुल ही होते हैं यार. नीट जेई एडवांस तो है नहीं, यहां तो सवाल डेफिनेटली रिपीट होते हैं. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया और उससे रिलेटेड 10-12 सवाल भी कर लिए तो गुंजाइश है कि वही सवाल दोबारा आ सकता है. बिल्कुल है, बिल्कुल है. इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नीट में तुमसे कभी ये डिमांड की नहीं जाती कि तुम यार भाई बहुत अव्वल दर्जे के एक्सपर्ट होने चाहिए क्वेश्चन एनालिसिस में. नीट चाहता है कि तुम एक क्विक डिसीजन मेकर होने चाहिए, तुम एक बहुत ही जल्द डिसीजन मेकर होने चाहिए. तुमने देखा सवाल, फ्लैश मेमोरी ने बोला आंसर और तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए. तुम्हारे पास कैलकुलेटिव दिमाग होना चाहिए फटाफट. तुम्हारे पास गेस्टिमेट वाली स्किल होनी चाहिए. गेस्टिमेट समझते हो? मतलब एक अप्रोक्सीमेशन लगाना, अंदाजा लगाना, उसकी भी एक स्किल होती है. गेस्टिमेट जिसे बोलते हैं, गेस करके एस्टिमेट निकालना. सो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए. ओके, अब आओ देखो कौन सा चाहते हो, 16 करें या 19 कर लेते? 19 कर लेते, अभी का आए हुए. तो यहां पे ये दिया हुआ है C1 और C2 है. अब पूछ रहे हैं ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा भाई? जब मैंने इसको इधर से शिफ्ट यहां कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. तो सिंपल सी चीज, कितना एनर्जी का लॉस हो जाएगा? द एनर्जी लॉस जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा U विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी V माइनस 0 का होल स्क्वायर. सिंपल सी चीज, ये डेल्टा यू हो गया, ये एनर्जी लॉस है. और इनिशियल कितनी एनर्जी थी यार? इनिशियल कितनी एनर्जी थी? इनिशियल जो एनर्जी थी दैट वाज इक्वल टू हाफ C1 इंटू V स्क्वायर. हाफ C1 इंटू V स्क्वायर. अच्छा, कैपेसिटेंस भी इक्वल है, चलो ठीक है. टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2. अच्छा, कैपेसिटेंस भी इक्वल ही है, कोई दिक्कत नहीं. ये इनिशियल एनर्जी थी, दिस वाज इनिशियल एनर्जी. ठीक है, ये क्या थी? ये इनिशियल एनर्जी थी और ये एनर्जी लॉस है. दिस इज द एनर्जी लॉस जो कि हीट में कन्वर्ट हुआ. हमें पता करना है ये इसका कितना परसेंटेज है. ठीक है, मतलब ये डेल्टा यू, ये ई आई का कितना परसेंटेज है, यू आई बोल लो. सो डेल्टा यू डिवाइडेड बाय यू आई वही हो जाएगा मेरा परसेंटेज लॉस, इंटू 100 भी कर दूंगा तो सिंपल सी चीज, इसको डिवाइड करके इंटू 100 कर दो. हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ C1 इंटू V स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस. सिंपल. देखो सिंपल सी चीज, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, C1 से C1 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये बराबर है तो 1/1 + 1 यानी 1/2 इंटू 50%, जो कि हो जाएगा 50% का लॉस है. तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 50% का लॉस होगा. 50% का लॉस होगा. समझ में आया पूर्ण? क्लियर है? 50% का लॉस है. और ये यहाँ लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने स्विच को ए से बी की तरफ शिफ्ट कर दिया. ए से बी की तरफ शिफ्ट कर दिया. यस, सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. सेम एनालिसिस इधर भी होगा. यहां पे हालांकि कैपेसिटर अलग अलग गिवन है, चलो इसमें भी निकाल लेते हैं फटाफट से यार, कोई दिक्कत ही नहीं. डेल्टा यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? डेल्टा यू हो जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ C1 इंटू C2, यानी C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 2 गुणे 8 16, 16/10. सो 16/10 इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई U, तो यानी 1/2. U कितना हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ CV की वैल्यू है 2 इंटू V स्क्वायर इंटू 100. ठीक है, सो 1/2 इधर गया, V स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा 8 से, 8/10 इंटू 100 यानी 80%. सो 80% का लॉस है.
यहाँ पे देखो लॉस कितना हो गया 80%। अपूर्व, तो इससे ये आंसर भी अपना निकल आता है कि यार क्या बराबर थी, जितनी हीट लॉस हुई क्या बाद में उतनी एनर्जी हुई? नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? सबसे पहले तो इस पे डिपेंड करता है कि यार तुम्हारा सर्किट किस हिसाब का। यहाँ पे कैपेसिटेंस सेम है तो देखो 50% का लॉस है, और दूसरे केस में कैपेसिटर अलग अलग हो गए तो भाई 80% का लॉस है। विना भाई गुड इवनिंग, हाउ आर यू? प्रिया हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? लेट हो गए यार तुम लोग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर इज 80% ओवर हियर एंड इस सिनेरियो में 50%। आई थिंक समझ में आ गया है, क्लियर है। शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आए हैं सवाल इससे, अभी दिखा दिया तुम्हें, 2 सवाल डायरेक्टली आ चुके हैं पुराने सालों में, तो यार आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं, तुम लोगों ने क्योंकि पूछा कि अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होता है, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होगा तब क्या सीन होगा, तो ऑपोजिट पोलैरिटी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा यार। ऑपोजिट पोलैरिटी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा, बाद में सिंपल यही चीज हो जाएगी। ये देख रहे हो आप लोग, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कि इनिशियली अगर C1 V1 और ये C2 V2 थे, ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी के थे। ऑपोजिट पोलैरिटी मतलब D वाले को यहां लगा दिया, C वाले को B के बाजू में लगा दिया, C वाले को बाजू में लगा दिया और D वाले को इधर लगा दिया, ठीक है, मतलब B और C को ज्वाइन कर दिया, B और C को ज्वाइन कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? C1 V1, बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V, दैट विल बी इक्वल टू C1 V1 माइनस ऑफ C2 V2, C1 V1 माइनस ऑफ C2 V2, ठीक है। वो डिपेंड करेगा अब कि ये ज्यादा होगा तो ओवरऑल पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, उस हिसाब से पोलैरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा यार, पोटेंशियल सेम करना है तुम्हें, तो पोटेंशियल सेम के लिए बाद में फिर यही सीन रहेगी। मतलब यहां से सिचुएशन मान लो कि तुमने इस तरीके से जोड़ दिया, तुमने इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, क्लियर है। यहां पे तुम्हारा V1 था और ये भी स्विच ओपन है, ठीक है, ये स्विच ओपन है। यहाँ V2 था, इसका C1 है, इसका C2 है, ठीक है। तुमने जैसे ही स्विच को क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया, ये पूरा एडजस्टमेंट कर कुरा के जो भी चार्जेस ज्यादा रहेंगे, फाइनली सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा और ये C1 रहेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा और C2 रहेगा। सिंपल सी चीज यही रहेगा, ठीक है। सो चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे क्या रहेगा? चार्ज कंजर्वेशन की यार बाद में जो C1 V1 प्लस C2 V है, C1 V प्लस C2 V है, फाइनल है। This is basically in the final configuration that will be equal to the initial configuration वाला चार्ज, यानी C1 V1 पहले था और C2 V2 नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी है। तो यहाँ V की वैल्यू क्या आ जाती है? देखो कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाता है? कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे आ जाता है C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिंपल सी चीज, फाइनल जो पोटेंशियल आ जाएगा कितना आ जाएगा? C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा। और अगर ये निकाल दिया तो बाद में क्या चार्ज निकाल सकता हूं क्या मैं बाद में इस पे जो Q1 डैश होगा और इस पे क्या जो Q2 डैश होगा उसको निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। और Q1 डैश Q2 डैश यहां से निकल जाएगा ना। Q1 डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा C1 इंटू V के बराबर, V की वैल्यू यहां ठूस देना, और Q2 डैश जो हो जाएगा वो मिल जाएगा C2 इंटू V की वैल्यू यहां ठूस देना। सिंपल। अगर चार्ज मान लो दिया है V1 और V2 नहीं दिया तो यहाँ Q1 माइनस Q2, सिंपल सी चीज। एनर्जी क्या होगी सर? एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये रटा था, उसमें V1 माइनस V2 था, यहाँ पे V1 प्लस V2 हो जाएगा, यहाँ पे V1 प्लस V2 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वहां पीछे वाले केस में V1 माइनस V2 था, यहाँ पे V1 प्लस V2 हो गया। ये सिनेरियो हो गया जब ऑपोजिट पोलैरिटी के ऐड होते हैं। दिस इज द केस व्हेन ऑपोजिट पोलैरिटी के ऐड होते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी के ऐड होते हैं। ऑपोजिट पोलैरिटी यहां पे तुम्हें दिखा दिया, ऑपोजिट पोलैरिटी क्या थी? इसका पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से अटैच रहता है, और अभी इससे पहले जो केस किया वो सेम पोलैरिटी वाले थे। दिस वाज द केस जब सेम पोलैरिटी है, ठीक है। ये होता है भाई चार्ज शेयरिंग। दिस इज बेसिकली हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या चार्ज शेयरिंग होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा एस्पेक्ट है, P बाई क्यू भी कर लिया, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जिसपे पुराने सालों में सवाल आए हैं, नीट में आए हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत हैंडी होना चाहिए और हमें इसे प्रॉपरली एनालाइज करना भी आना चाहिए। और आपने सवाल देख लिया यार कि किस तरीके से होते हैं। क्लियर है ना भाई एवरीवन? अपूर्व क्लियर है? समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और अगर क्लियर है तो आओ अब सवाल करते हैं थोड़े अलग टाइप के, थोड़े बढ़िया वाले, जो कि हमने पहले भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में जिन टाइप के सवाल हमने किए थे कि पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होता है, पोटेंशियल किस तरीके से बंटता है, ठीक है, उससे रिलेटेड सवाल जवाब फटाफट से करते हैं। आ जाओ। तो यहां पे आपके सामने जो सिचुएशन एस्टैब्लिश्ड है वो कुछ इस तरीके की है, देखना कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, दो कैपेसिटर ऐसे लगे हैं, और यहाँ पे हमें कुछ चीजें पता करनी। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी थ्रू आउट द सिस्टम। अब देखो यहां आ जाता है हमारा वो कॉन्सेप्ट का यूजेज जो कि हमने पढ़ा था जब तुमने देखा था सीरीज में पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को पता है ऐसे चुटकियों में निकालूंगा, इस क्वेश्चन को एकदम निचोड़ दूंगा तुम्हारे सामने और दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे इजीली इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो ए पार्ट को यही सॉल्व कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इफेक्टिव कितना होगा, तो भाई देख इन दोनों का कितना हो जाएगा, 4 मिली फेराड है, ये 8 मिली फेराड है, पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं तो 8 4 12, डायरेक्ट 12 हो गया, तो इनकी जगह 12 आ जाएगा। और 12 इस 4 के साथ कैसे जुड़ेगा, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह एक 12 का कैपेसिटर आ जाएगा, 12 मिली फेराड का, और 12 वाला इसके साथ सीरीज में होगा। तो सीरीज में जोड़ने का तरीका क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी 12 गुणे 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4, 12 चौके 48, 48 बटे 16, 3 मिली फेराड। आगे आंसर देखो, इस तरीके से ही तुम्हें करना है, मेंटली कैलकुलेट करना है, इतनी स्पीड में ही करना है। सी इफेक्टिव ऐसे ही निकालोगे तुम, सी इफेक्टिव ऐसे ही निकालोगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज ईच कैपेसिटर पे। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लंबा प्रोसेस करेंगे और गलती करने के चांसेस रहते हैं, और मैं तुम्हें जो तरीका बता चुका हूं ऑलरेडी, हम उसी मेथड से करेंगे। तो क्या है उस अंतर तरीके में और हमारे में। अब देखो नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, पहले तो वो बताता हूं। नॉर्मल तरीका क्या है भाई, नॉर्मल तरीका ये है कि लोगों ने ये बनाया कि यार अच्छा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया, तो टोटल चार्ज जो निकलेगा कितना हो जाएगा, C इंटू वी के बराबर, मतलब C इफेक्टिव इंटू चार्ज कितना है मेरा, जो C इफेक्टिव इंटू वी, यानी कि 3 इंटू 12, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा 36 मिली फेराड। 36 मिली फेराड का चार्ज यहां से जाएगा, ठीक है, ओके। फिर 36 मिली फेराड का, तो इसके ऊपर 36, फिर यहां कैसा बटेगा, तो यहां बटने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर देखूंगा यहां पे Q1 जा रहा है, यहां Q2 जा रहा है, ठीक है, यहां Q1, या मान लो ऐसे यहां पे क्या जा रहा है, यहां पे क्या जा रहा है, यहां Q जा रहा है, तो यहां कितना जा रहा होगा भाई, टोटल 36 है, तो यहां पे जा रहा होगा 36 माइनस Q, यहां पे जा रहा होगा 36 माइनस Q, 36 माइनस Q, यहां नीचे जा रहा होगा। फिर इसमें एक लूप रूल लगा दूंगा, इसमें पूरा का पूरा एक लूप रूल लगा दूंगा, बताऊंगा 36 माइनस Q डिवाइडेड बाय इसका पोटेंशियल डिफरेंस, या डिवाइडेड बाय इसका C3, फिर इधर जाऊंगा डिवाइडेड बाय Q अपॉन इसका C3। बताता हूं, देखो कैसे करेंगे। 36 माइनस Q डिवाइडेड बाय आपका 8 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, पूरा लूप रूल लगाऊंगा, यहां से चलूंगा भी, बता दूंगा लूप रूल क्या है, फिर यहां से ऐसे आऊंगा, तो यहां पे कितना आ रहा है, Q अपॉन बेसिकली कितना आ गया 4, Q अपॉन 4, यहां पे पॉजिटिव मिला, यहां पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव प्लस में आ जाएगा, इधर चला जाएगा Q/4, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पे इंटू टू करोगे तो 2Q/8 हो जाएगा, ये Q/8 इसमें जाएगा, तो 36 विल बी इक्वल टू 3Q/8 हो जाएगा, तो 3 से 12 से कैंसिल होगा, Q की वैल्यू आ जाएगी 8 गुणे 12 कितना होता है, 8 गुणे 12 होता है 96, तो Q की वैल्यू आ गई 96 मिली फेराड। अब 96 मिली फेराड सही लिखा है क्या, नहीं गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 8 तुमने लिखा ही नहीं ना, यहाँ पे भी तो 8 लिखो, तो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा भाई, 3Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3Q की वैल्यू 36, तो Q की वैल्यू 12 आएगी,
क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मिली फेराड। 12 की वैल्यू क्यू की वैल्यू आ गई 12 मिली फेराड, ये आ गई 12 क्यू की वैल्यू। क्यू आ गया कि इधर 12 जा रहा है, इधर कितना जा रहा है 12 जा रहा है, तो नीचे कितना जा रहा होगा, ये 24 जा रहा होगा। ओके ठीक है, तो हमने इंडिविजुअली चार्ज पता कर दिया। अब इंडिविजुअली चार्ज पता किया तो इंडिविजुअली फिर V1 V2 V3 पता करेंगे। लूप रूल लगा लगा के तुम ऐसे चले गए। ठीक है, एक तरीका तुमने फॉलो किया, फिर यहां से इन तीनों से तुमने बता दिया कि यार Q1 Q2 Q3 की वैल्यू कितनी कितनी है। Q1 यहां पे इसके ऊपर चार्ज Q1 की वैल्यू आ जाएगी 36, फिर Q2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 12, Q3 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 24 मिली फेराड। इस तरीके से तुमने पता कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर तुम इसी से तुम V1 V2 और V3 निकाल लोगे, है ना। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, थोड़ा और ज्यादा आसान, जिसको तुम और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये नॉर्मल तरीका, अब मैं तुम्हें बताता हूं मेंटोस तरीका, दिमाग की बत्ती जलाने वाला। देखो मेंटोस तरीका क्या है। मेंटोस तरीका ये है कि यार इसका निकाल लिया, 4 है, इन दोनों का कितना आ रहा था 12, तो यहां पे देखो है भाई 4 और यहां पे है 12, यहां 4 मिली फेराड, यहां पे 12 मिली फेराड। ठीक है, ये पूरा का पूरा लगा है कहां पे 12 वोल्ट पे। अब मैं तुम लोगों को बता चुका हूं सीरीज में पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होता है। यहां पे 12 वोल्ट है ना, यहां 12 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं, यानी कि 4/12 + 4 जो कि हो जाएगा कितना 16 इंटू 12, 12 ये 4 से गया, 4 3 से गया, ये 4 1 से गया, V2 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। अब V2 की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है, तो भैया इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस सिंपल सी चीज 9 आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू 9 वोल्ट आ गई। तो देखो निकाल दिया तुमने, V1 की वैल्यू कितनी होगी 9 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना होगा, जितना इसके अक्रॉस है, जितना इसके अक्रॉस है, मतलब इसके अक्रॉस 3 होगा, इसके अक्रॉस 3 होगा, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। निकाल दिया V1 V2 V3। और Q1 Q2 Q3 की बात कर रहे हो, तो Q1 कितना होगा, Q1 हो जाएगा C1 इंटू V1। C1 कितना था 4 और V1 कितना है 9, 9 गुणे 4 36 मिली कूलम। यही था क्या आंसर, हाँ यही था, बस यूनिट गलत लिखी है, ये फराड नहीं कूलम होगा। ठीक है ओके, Q2 में भी चेक करते हैं, Q2 में भी चेक करते हैं। Q2 कितना होगा, Q2 हो जाएगा C2 इंटू V2। C2 कितना है 4, V2 कितना आया, V2 आया 3, 4 तिया 12, 12 मिली कूलम। यही था क्या आंसर, हाँ। और Q3 कितना आ गया C3 इंटू V3, ये कितना होगा 8 गुणे इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इधर है उतना ही उधर है, कितना है 3, 3 है ना, तो 8 गुणे 3 हो जाएगा तुम्हारा 24। ओ वाओ, ओ माय गॉड, सही है, एकदम सही है, देख लो एकदम सही है। ठीक है, वोल्टेज वाला फिर से, रुको फिर से बताता हूं वोल्टेज वाला। देख भाई हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जब सीरीज में एक बैटरी के अगेंस्ट कैपेसिटर लगा दिए थे C1 और C2, और इसको लगा दिया था एक बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि यार अगर ऐसा केस बनता है, सीरीज में, तो इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल, इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल होगा, और V1 + V2 V के बराबर होंगे। तो जो V2 की वैल्यू होगी ना, V2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, C1 पे, V2 की वैल्यू C1 पे, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी C1/C1 + C2 इंटू V। वही किया मैंने, V2 किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 + 12, 4/16 यानी 1/4, 1/4 इंटू V के बराबर यानी 12, 1/4 इंटू 12 3 वोल्ट आ गई। अब अगर V2 आ गया तो ये जो 12 है, ये 12 इन दोनों में ही तो बट रहा है, मतलब ये जो V की वैल्यू है, ये जो V की वैल्यू V1 + V2 के ही तो बराबर है, जो V है मेरा वो V1 + V2 के ही तो बराबर है, V मेरा V1 + V2 के ही तो बराबर है यार, अलग थोड़ी है, सिंपल सी चीज। तो अगर यही तुमने निकाल दी 3 आ गई, तो ये बचा हुआ तो 9 ही रहेगा ना। चाहो तो V1 भी निकाल सकते हो, V1 भी कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा तुम्हारा C2, V1 पे कितना डिपेंड करेगा, इस पे, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस पे, C2/C1 + C2 इंटू V। एक बार की मेहनत है, अगर याद कर लिया बहुत इजीली आंसर निकल जाते, ओरली आंसर निकलते, इस सबको तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ओरली निकाल देता, लिटरली मैं ओरली निकाल देता।
इसको ऐड करता 4 + 8 12, यहां देख लेता इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है 12/4 + 12 यानी 12/16 जो कि हो जाएगा 3/4, 3/4 इंटू 12 हो जाता तुम्हारा 3/4 इंटू 12 9। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है मेरा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है मेरा 9 आ रहा है। सिंपल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है मेरा 9 आ रहा है, ओरली कर दिया मैंने। तो यहां 9 आ गया तो इधर बाजू में कितना आएगा 3 आ जाएगा। क्लियर कट बात। जब मल्टीपल ना हो तब भी वैलिड होगा, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ है यार अपूर्व, मल्टीपल ना हो, किसका मल्टीपल ना हो भाई, मल्टीपल किसका ना हो, बिना मल्टीपल वाले में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मल्टीपल में समझ नहीं पा रहा यार, मल्टीपल का क्या मतलब होगा, मल्टीपल क्या है यहां पे, बिना मल्टीपल वाला मतलब ये वाला केस बोल रहे हो, ये कैसे एक्सप्लेन करना है, ये इसकी बात कर रहा है क्या पूर्व? ठीक है, सो ये नॉर्मल तरीका है और ये मैंटॉस तरीका है, ये इजी तरीका है। तुम लोग बोलोगे ये इजी तरीका नहीं लग रहा हमें, बात मानो ये इजी तरीका है सही में। डिसकंटेंटेड, यार अपूर नहीं समझ आ रहा भाई क्या बोल रहा है मुझे, आई हैव नो आइडिया। चलो थर्ड वाला करते हैं, थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करो फिर बताना मुझे। थर्ड वाला ये, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स। हर एक कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसको बताओ और टोटल एनर्जी स्टोर कितनी होगी सिस्टम में वो बताओ। तो हर एक कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी, रिकनेक्ट हो गया, अच्छा अब बचा, अच्छा डिसकनेक्टेड बोल रहा था, डिसकंटेंट, तो पता है डिसकंटेंटेड का मतलब क्या होता है एक होता है आई एम कंटेंटेड और डिसकंटेंटेड का मतलब होता है कि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें कतई खुशी नहीं हुई। क्या बोलते हो उसको, बाण से निकला हुआ तीर और चैट में लिखे हुए शब्द दोबारा नहीं आते भाई, मैं डिसकनेक्टेड हो गया था, ठीक है कोई नहीं। चलो देख, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर। सिंपल सी चीज है यार, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर बड़ी आसानी से निकाल दूंगा और मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये आप ही लोग करोगे। U1 को बस सिंपल हाफ C1 V1 स्क्वायर लिखना है क्योंकि ये चीजें सारी दी हुई हैं। ऐसे U2 भी हाफ C2 V2 स्क्वायर और U3 भी हाफ C3 V3 स्क्वायर। सिंपल सी चीज ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं। कोशिश करना ओरली करने की, हर चीज में कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तक, क्योंकि हमें ऑब्वियसली मेंटल गेम में खेलना है। मेंटल गेम हमारे लिए बहुत स्पीड लाएगा, हमें स्पीड तेज रखनी है अपनी, ठीक है। आओ फटाफट से जरा किरचॉफ लूप रूल और जंक्शन रूल देख लेते हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल जवाब यार आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहला होता है जंक्शन रूल, दूसरा होता है लूप रूल। सबसे पहला होता है जंक्शन रूल, दूसरा होता है लूप रूल। अब क्या है ये जंक्शन रूल और लूप रूल, इनके बारे में फटाफट से जरा लेट्स हैव एन आइडिया। तो जंक्शन रूल बेसिकली एक बात ये करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड होता है। इसका कहना यह है सिंपल सी चीज कि ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, ठीक। यहां अगर Q1 चार्ज जा रहा है, इधर Q2 चार्ज जा रहा है और इधर Q3 चार्ज जा रहा है और इधर पे ऐसे Q4 चार्ज जा रहा है, इधर पे ऐसे Q5 चार्ज जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है। तो जंक्शन रूल का एक कहना यह कि भाई ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे जितना भी इनकमिंग चार्ज होगा, जितना भी इनकमिंग चार्ज होगा वो इसके आउटगोइंग चार्ज के बराबर होगा, वो इसके आउटगोइंग चार्ज के बराबर होगा। सिंपल सी चीज यही बोलता है आपका, क्या बोलता है जंक्शन रूल, कि जितना भी इनकमिंग चार्ज, अब इनकमिंग चार्ज क्या है, ये रहा इनकमिंग चार्ज Q1,
ये Q3 है इनकमिंग चार्ज बस, सो Q1 प्लस Q3 ये इनकमिंग चार्ज है। आउटगोइंग चार्ज क्या है? ये Q4 है आउटगोइंग, Q2 है आउटगोइंग, Q5 है आउटगोइंग, सो Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 के बराबर होगा। ये है आपका जंक्शन रूल, सिंपल सा। और लूप रूल का अर्थ यह है कि एक पूरी क्लोज्ड लूप में, एक प्लूरी क्लोज्ड लूप में द अलजेब्रिक सम ऑफ द राइज अप एंड ड्रॉप अप वोल्टेज इज जीरो। सिंपल सी चीज। नोएडा में बारिश हो रही है क्या सर? आपके बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, बारिश तो कतई नहीं हो रही यहाँ पे, चट्ट धूप है एकदम, इतनी चट्ट धूप है कि बाहर जाओगे तो एकदम रोस्टेड चिकन बन के आओगे। In a closed circuit, the algebraic sum of rise up and drop up potential voltages is, देखो यहां पे बोलने का अर्थ ये है, बहुत सारे सिस्टम लगा दिए मैंने, ये बैटरी लगा दी, ये फिर एक और कैपेसिटर लगा दिया, फिर एक और बैटरी लगा दी, फिर घूमा मैं, फिर एक और बैटरी लगा दी, फिर क्या किया, फिर एक और बैटरी लगा दी, फिर इधर एक और कैपेसिटर लगा दिया, ये इस तरीके से। अब तुम एक पर्टिकुलर लूप में हो, एक पर्टिकुलर लूप में हो, तो ऑल थ्रू आउट यहां से चालू करो इस तरीके से और ऐसे पहुंचोगे तो ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा थ्रू आउट वो शून्य के बराबर रहेगा। अब हो गया वापस, फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है यार। यहाँ पे एक्सीलेंट कनेक्शन लिख के आ रहा है यार, यूट्यूब बता देता है ना अगर कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो। मेरे एंड से सही है एकदम सब चीजें। तो यहां से अगर तुम थ्रू आउट द लूप जाते हो Q बाय C पूरा जो भी है पॉजिटिव और जो भी पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन करके समझते हो, उस हिसाब से आप देखोगे कि यार जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड लूप, हमेशा एक क्लोज्ड लूप में वो हमेशा शून्य के बराबर है। तो यही मेरा लूप रूल है। आओ इनको यूज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सवालों को इनको यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये सवाल क्या बोल रहा है, when the switch is changed from position 1 to 2 determine the net charge। रुको यार, इसको तो अभी करते हैं। चलो इसको करते हैं। Determine the net charge flown and heat produced in the circuit। net charge flown and heat produced in the circuit क्या होगा? net charge flown and heat produced in the circuit। तो देखो अभी सिनेरियो क्या है, अभी सिनेरियो क्या है, यहाँ पे 2 है, ये 5 है, 5 है और ऐसे करंट चल रहा है। आओ इसी को लूप रूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इसके ऊपर कुछ चार्ज था, मान लेते हैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं मैं, ये 2 का है, यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लेते प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस क्यू चार्ज। नहीं उल्टा मानते हैं, मैथ्स हमें सही आंसर देगी, हमें मैथ्स सही आंसर देगी, हम उल्टा मानते हैं। यहाँ माइनस क्यू मानते हैं, यहाँ प्लस क्यू मानते हैं। हमें पता नहीं है ना, अभी हमें पता ही नहीं है, हम तो सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन मैथ्स पे हमें पूरा भरोसा है, मैथ्स है भरोसा करने लायक चीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसका मतलब समझ रहे हो, एक प्लस क्यू सर्किट में इस तरीके से फ्लो हुआ है, एक प्लस क्यू सर्किट में इस तरीके से फ्लो हुआ, तभी यहाँ प्लस क्यू है, और यहाँ से गया तभी यहाँ नेगेटिव है। तो ये चीज में मत बोलना कि ये भी मैच बताएगी, ये तो तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा कि यहाँ प्लस क्यू है मतलब चार्ज ऐसे ही जा रहा है, इस तरीके से चार्ज जा रहा है। अब इसमें लूप रूल लगाते हैं, अब इसमें लूप रूल लगाएंगे। लूप रूल लगाने के लिए कोई सा भी एक पॉइंट चूज हो, यहां से चुनते हैं। अब यहां से ऊपर भी जा सकते हो, ऐसा क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, जो जाना जाओ। तो हम एक काम करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं। यहाँ पे क्या मिला मेरे को, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि यार जो तुम्हें साइड दिख रहा है प्लस या माइनस, उस हिसाब से लिख लो। तो मुझे दूसरा मेथड ज्यादा बेटर लगता है कि जो मुझे टर्मिनल मिलता है मैं उस हिसाब से प्लस और माइनस लिख लेता हूं। पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जैसे कि मैं यहां से मान लो इस तरफ जा रहा हूं, तो यहां मुझे क्या मिला, मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला। सो ऑल्दो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मुझे पॉजिटिव मिला तो मैं प्लस 10 लिखूंगा। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है और बहुत सही लगता है मुझे। पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन में कभी कोई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, हालांकि वो भी कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, लेकिन ठीक है,
तुम्हें जो टर्मिनल मिले तुम इस मेथड से भी कर सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन से भी कर सकते हो। तो यहां पे देखा तुमने पॉजिटिव टर्मिनल +10 भी लिख लिया, फिर आगे गए तो तुम्हें क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला, तुमने -5 भी रख दिया। यहां पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, ठीक। उसके बाद और आगे गए आगे गए आगे गए, फिर क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला। पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो तुमने क्या लिखा, +Q/C। हालांकि यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो यहां भी नेगेटिव आना चाहिए, और फिर वापस यहां से इधर आ गए तो इक्वल टू 0। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये नेगेटिव आना चाहिए था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और फाइनल आंसर होना चाहिए था। लेकिन मैंने एक दूसरे तरीके से एनालाइज किया है। क्या एनालाइज किया है कि मैं चलता रहूंगा और मुझे जो साइड मिलेगा उसको, अगर पॉजिटिव साइड मिला पॉजिटिव लिखूंगा, नेगेटिव साइड मिला नेगेटिव लिखूंगा। यहां पे पॉजिटिव साइड मिला पॉजिटिव लिख दिया, खत्म बात, ये है मेरा केस। अब यहां पे Q/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 जाएगा, 5 उधर जाएगा तो Q/C की वैल्यू हो जाएगी -5। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी -5। कैपेसिटेंस दिया है ना, हाँ 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रो कूलम हो जाएगा अभी। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई -10 माइक्रो कूलम। नेगेटिव आने का अर्थ यह है कि तुमने जो माना है पॉजिटिव पॉजिटिव वो गलत माना है। मैथ्स ने तुम्हें आंसर दे दिया। सर क्लॉकवाइज भी सेम वे होगा क्या, हाँ शर्मा है जी, यही क्लॉकवाइज भी सेम होगा। आप इधर से इधर जाओगे तो देखो क्या होगा, चलो क्लॉकवाइज करके दिखाता हूं। अब पूछ लिया तो तुमने, क्लॉकवाइज बताता हूं। क्लॉकवाइज भी मेरे मेथड से, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल गेन से नहीं, मेरे मेथड से क्लॉकवाइज। चलो चलते हैं, यहां से क्या जाएंगे, अब अपन क्लॉकवाइज जाएंगे, नीले पेन से जाएंगे, ऐसे जाते हैं ऐसे, ये लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसे गए तो हमें क्या मिला, हमें नेगेटिव टर्मिनल मिला, नेगेटिव मिला तो हमने यहां लिख दिया -Q/C। फिर आगे गए आगे गए आगे 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 आगे, फिर मिला क्या, पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो हम क्या लिखेंगे, +5V। फिर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला, नेगेटिव मिलेगा तो हम लिखेंगे -10। फिर अब फाइनली आ गए इधर = 0। सेम चीज क्लॉकवाइज में भी सेम चीज, और यहां पे भी देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, उधर जाएगा +5, सो -Q/C = +5। सो Q की वैल्यू आ जाएगी -5 × 2 माइक्रो, और अब कूलम हो जाएगा क्योंकि फैराड से मल्टीप्लाई हुआ, तो Q की वैल्यू वही आ जाएगी -10 माइक्रो कूलम। ये नेगेटिव आने का अर्थ ये है, ये नेगेटिव आने का अर्थ ये है कि यार तुमने जो यहां पे प्लस ले रखा है और नेगेटिव ले रखा है वो नहीं है। ये गणित तुम्हें बता रही है कि सतर्क हो जाओ भाइयों, तुमने यहां जो पॉजिटिव और नेगेटिव ले रखा है वो वैसा नहीं है। यहां पॉजिटिव नहीं होगा और यहां नेगेटिव नहीं होगा, यहां पे इसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब रियलिटी में यहां पॉजिटिव होगा इस प्लेट पे और ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी। समझ रहे हो बात को, क्लियर है? तो ये है असली अर्थ, ये है असली अर्थ कि यहां पॉजिटिव होगा यहां नेगेटिव होगा। अब ये समझ गए हो तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि होगा क्या, होगा क्या कि यहां पे डेवलप हो जाएगा कितना चार्ज, 10 कूलम का, यहां पे हो जाएगा +10 माइक्रो कूलम, और यहां पे हो जाएगा कितना, -10 माइक्रो कूलम। ओके, ये 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये हो गया हिसाब, इस तरीके से होगा हिसाब। ओके, अब बात करते हैं, ये सवाल है क्या, कतई नहीं, ये सवाल तो है ही नहीं, यहां तो सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि जब मैं स्विच को यहां से, ये है स्विच जो कि अभी दिख नहीं रहा लेकिन एस लिख दिया तो दिखना चाहिए, ये स्विच को जब मैं यहां से उठा के 2 पे ले आऊंगा, 1 से उठा के 2 पे ले आऊंगा, तो नेट चार्ज फ्लोन और हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट कितना होगा, सर्किट में चार्ज और हीट का फ्लो प्रवाह कितना होगा, ये है सवाल। तो अभी तक तो तुमने किया वो तो बस बेसिकली लूप रूल और जंक्शन रूल का एक एप्लीकेशन था। अब बात करते हैं कि इससे सवाल को कैसे डिकोड किया जाए, इससे ये कैसे समझा जाए कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो आओ ना, बताता हूं कैसे करेंगे। अब जैसे ही तुम यहां से इस वाले पॉइंट को, इस वाले स्विच को जैसे यहां से यहां स्विच शिफ्ट कर देते हो, जैसे यहां से यहां शिफ्ट कर देते हो, तो होगा क्या, होगा ये कि यहां पे अब कनेक्शन हो जाएगा लाइक दिस, और एक कनेक्शन अब ये बन जाएगा, और ये वाला कनेक्शन खाली पड़ गया। मानते हो कि नहीं, ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है वो अब खाली हो जाएगा। ये स्विच इधर हो गया तब ये कनेक्शन खाली हो जाएगा। अभी कनेक्शन खाली होगा तो क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहना पड़ेगा। कितना रहना पड़ेगा भाई, अब देखो
ये एक सिंगल सा केस है, यहाँ पे कैपेसिटर, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का बैटरी लगा है। अभी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसकी सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है। देखना जरा कितना है कैपेसिटेंस यार, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस तो Q बाय सी यानी कि 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए, होना 10 के बराबर चाहिए। जैसे ही तुमने स्विच किया 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो रहना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से चार्ज और फ्लो होने लगेगा, एक एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होने लगेगा जिसको Q डैश बोल रहे हैं, और यहां से भी इस तरीके से एक एक्स्ट्रा चार्ज Q डैश फ्लो होने लगेगा। कब तक फ्लो होता रहेगा भाई, वो जब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं स्टैब्लिश हो जाता। 10 होने पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिंपल C इंटू वी कर दो ना, तो इस पे चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा, इस पे चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि इस पर +20 माइक्रो कूलम का चार्ज नहीं आ जाता। समझ रहे हो, +20 माइक्रो कूलम का चार्ज नहीं आ जाता। क्यों, क्योंकि इसी सिनेरियो में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर होगा। देख लो, तो एक्स्ट्रा करंट कितना चला, एक्स्ट्रा चार्ज कितना चला, एक्स्ट्रा चार्ज जो चला, जो एक्स्ट्रा चार्ज चला, जो एक्स्ट्रा चार्ज मेरा Q डैश चला, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 से 20 हो गया ना, तो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज चला, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज चला। सिंपल सी चीज, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज चला यार। ओके, अब 10 माइक्रो कूलम का चार्ज चला है, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज चला है, तो ये चार्ज कैसे चला है, मेरा क्वेश्चन छूट गया। क्या था क्वेश्चन यार, नोएडा में बारिश हो रही है, अब हो गया वापस। हाँ, कौन सा क्वेश्चन भाई, जहां बारिश हो रही है ये क्वेश्चन। देखो, अब 10 माइक्रो कूलम का चार्ज चला है, तो ये कैसे चला होगा, देखना, यहां से 10 माइक्रो कूलम उठा, ये उठा, ये उठा, ये उठा, ये उठा, और बैटरी के थ्रू पास हो गया। 10 माइक्रो कूलम बैटरी के थ्रू पास हो गया, तो 10 माइक्रो कूलम अगर बैटरी के थ्रू पास हो गया तो बैटरी ने काम कर दिया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी +Q चार्ज जाता है तो कोई ना कोई काम करती है बैटरी। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर बैटरी के अक्रॉस पास होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द बैटरी होता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, तो आओ दोबारा कर लेते हैं। वर्क डन बाय बैटरी होगा, और कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी हो जाएगा जो भी चार्ज पास हुआ इनटू वी के बराबर। मतलब कि अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल जाए आर पार, या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज निकल जाए दूसरी तरफ आर पार, तो बैटरी काम करती कितना करती, Q इंटू वी के बराबर। बैटरी कितना काम करती है भाई, Q इंटू वी के बराबर। ठीक है, Q इंटू वी के बराबर। तो यहाँ पे बैटरी ने कितना काम किया होगा, एक्स्ट्रा चार्ज पास हुआ ना इसके थ्रू, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज पास हुआ है यानी 10 माइक्रो कूलम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का। सो बैटरी ने काम कितना किया, 100 माइक्रो जूल का काम किया है। बैटरी ने कितना काम किया है, 100 माइक्रो जूल का काम किया है। अच्छा ओके, बैटरी ने अगर 100 माइक्रो जूल का काम किया है, सर निकालना क्या है, नेट चार्ज फ्लोन तो आपने बता दिया। नेट चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा, कि पहले कितना चार्ज फ्लो होगा, पहले हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम इस तरीके से, बाद में इस 10 से और 10 जाएगा यहाँ पे, सॉरी पहले 10 का फ्लो हो जाएगा इधर इस पे, और बाद में और चार्ज जाएगा यहां से कितने का, 10 का। तो ओवरऑल फाइनल जो रहेगा चार्ज टोटल बैटरी के थ्रू पहले 10 पास हो गया, फिर वापस से 10 पास हो गया, मतलब टोटल 20 फ्लो हुआ। 20 माइक्रो कूलम इसके थ्रू फ्लो हुआ है, और जो 10 माइक्रो कूलम है 5 वोल्ट के थ्रू। तो अगर नेट चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरीज की बात कर रहा है कोई, नेट चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरीज, नेट चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरीज, अगर इसकी कोई बात कर रहा है तो सिंपल सी चीज है, प्लस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के थ्रू जो पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 वोल्ट के थ्रू पास हो रहा है 20 माइक्रो कूलम, पहले 10 और बाद में 10, और जो 5 वोल्ट के थ्रू पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, बस 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। नेट चार्ज फ्लोन में तुम्हें ऑप्शनल में दे सकते हैं, 4 ऑप्शंस दे सकते हैं कि नेट चार्ज फ्लोन थ्रू 10 वोल्ट बैटरी कितना है, वो आपका 20 माइक्रो कूलम है, सिंपल सी चीज। और आपका 5 वोल्ट के थ्रू कितना पास हो रहा है भाई, 10 माइक्रो कूलम। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। अब दूसरी चीज हमें जो पता करनी है वो ये है
कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है सर्किट में, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो एक सिंपल सा मेथड इसका यही है कि बाद की एनर्जी कैलकुलेट कर लो और इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो और जितना भी लॉस आएगा वो देख लेना। गलत तरीका। गलत तरीका क्यों? गलत तरीका क्यों? गलत तरीका इसलिए क्योंकि यहां पे आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, एक चीज और देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा? कि यार बीच में बैटरी ने भी कुछ काम किया है, बीच में बैटरी ने भी कुछ काम किया है। बैटरी ने क्या काम किया है? बैटरी ने एक एनर्जी दी है सर्किट में, बैटरी ने एक एनर्जी दी है सर्किट में, समझ रहे हो? बैटरी ने एक एनर्जी दी है सर्किट में। यहां बिना बैटरी के अगर गेम हो रहा होता तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करता हीट हो जाती। लेकिन यहां पे क्या होगा कि पहले एनर्जी कितनी थी इसमें, वो एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है, बाद में एनर्जी कितनी है वो कैलकुलेट कर लेनी है, और साथ ही साथ एक वर्क डन बाय द बैटरी है। तो हीट यहां पे क्या होगा, अगर मैं हीट की बात करूं, हीट का कैलकुलेशन यहां पे क्या होगा? हीट सिंपल से ये हो जाएगा फंडा, हीट की अगर मैं बात करूंगा तो हीट जो होगा इसमें, हीट कितना रिलीज होगा सिस्टम से, वो ये होगा कि भाई फाइनल मतलब बाद में एनर्जी कितनी है, एक तो यू फाइनल प्लस वर्क डन बाय बैटरी, ये बाद में एनर्जी हो गई, माइनस इनिशियल वाली। या तो ये हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, या फिर इस तरीके से देख सकते हो तुम, यूआई माइनस यूआई माइनस यूएफ प्लस वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, इस तरीके से तुम हीट निकालोगे। मतलब इनिशियल एनर्जी तुम देखोगे, इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। यहां पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 बाय सी आ जाएगा 2, तो 2 2 4, 100/25 आ जाएगी। और माइनस में तुम्हें यूएफ बाद में केस क्या हो रहा है, फाइनल स्टेट में 20 है। तो इस प्रोसीजर से तुम्हें यार देखो हीट प्रोड्यूस निकालनी पड़ेगी, और इसको अटेम्प्ट करना, तुम इसको अटेम्प्ट करना, हीट का इसमें प्रोडक्शन कितना होगा। सोच रहा है इसके बारे में कि आपका इनिशियली एक एनर्जी थी कैपेसिटर के पास, ठीक है, और बाद में क्या हुआ, आपने स्विच को चेंज कर दिया तो एक बैटरी ने काम किया, बैटरी के थ्रू पूरा का पूरा चार्ज पास हुआ है, तो बैटरी ने कुछ काम किया है, और बाद में जाके आपकी एनर्जी स्टोर हो जा रही है इसमें, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जा रही है इसमें, राइट। सो देखोगे इस चीज से कि यार बाद में जो एनर्जी है एक्स्ट्रा स्टोर हो रही है, बाद में एनर्जी कितनी है, एक्स्ट्रा स्टोर हो रही है। मतलब बाद में एक मेरे पास यूएफ की एनर्जी आ रही है, और इनिशियली कितनी थी, कुछ यूआई थी। ये एनर्जी है, दिस एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है मेरे को वर्क डन बाय द बैटरी। सोचो इस चीज को, पहले एनर्जी कितनी थी, इस चीज को देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं, रुको, मजेदार सा केस है। पहले इनिशियली एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, यहां पे एनर्जी की बात करूंगा यू इनिशियल, तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा, यू इनिशियल हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी। सो हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 25 माइक्रोजूल। ये मेरी यूआई थी, ये मेरी यूआई थी। अब इसी में एक्स्ट्रा चार्ज गया है, इसी में और एक्स्ट्रा चार्ज गया है, अब इसी में और एक्स्ट्रा चार्ज गया है, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यूएफ हो जाएगी। यूएफ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर यानी 20 × 20 डिवाइडेड बाय सी यानी 2, तो यहां पे आ जाएगा 100 माइक्रोजूल। ठीक, अब देखो ये 25 से 100 चला गया, ये 25 से 100 चला गया, यानी 75 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 75 कहां से आ रही है, ये 25 से 100 चला गया तो 75 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 75 कहां से आ रहा है, ये 75, ये बैटरी काम कर रही है ना, ये 75 का काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है। क्यों कर रही है बैटरी काम, क्योंकि उसके थ्रू 10 माइक्रो कूलम का एनर्जी जा रहा है। समझो इस चीज को, क्या हो रहा है यहां पे कि पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यानी 10 × 10, हाफ ऑफ 10 × 10 की एनर्जी थी पूरी की पूरी, और हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर सिंपल 25 जूल। ये पहले इनिशियल एनर्जी थी, बाद में इसके थ्रू प्लस क्यू चार्ज गया, और बाद में ये स्टेबल में, इस स्थिति में आके स्टेबल हो गया, और इस केस में आके इसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, इस केस में आके इसके पास जो एनर्जी हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 100 माइक्रो जूल। सिंपल हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय सी किया,
तो ये 25 से 75 कैसे गया है? ये 25 से 75 इसलिए गया क्योंकि बैटरी ने कुछ काम किया। 25 से 75 इसलिए गया क्योंकि बैटरी ने कुछ काम किया। बैटरी ने काम कितना किया? बैटरी ने काम किया 100 जूल का। बैटरी ने काम किया 100 जूल का, लेकिन इसके पास कितनी पहुंची? 25 आपका 75 जूल ही पहुंच पाई। तो बाकी बची हुई 25 जूल कहां जाएगी? बाकी बची हुई 25 जूल हीट के फॉर्म में जाएगी। समझ गए कि नहीं समझे? तो यहां पे जो मैंने चीज लिखी है कि जो हीट इस केस में प्रोड्यूस होगी, जो हीट इस केस में प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली ये हो जाएगी आपका HF, यहां देखो, इनिशियल जो एनर्जी थी उसमें और वर्क डन किया बैटरी ने, और बाद में किसमें जाके स्टोर हो गई? यूएफ में। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी थी 25, बैटरी ने काम कितना कर दिया? 100 का। बाद में कितनी स्टोर हो रही है? मात्र 75। बाद में कितनी स्टोर हो रही है? सॉरी, बाद में स्टोर हो रही है 100। बाद में 100 स्टोर हो रही है। बाद में कितनी स्टोर हो रही है? 100। तो यहां आएगा 100। तो लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ है सिंपल सा आपका 25 जूल का। 25 जूल किसके फॉर्म में जाएगी? हीट के फॉर्म में। आई थिंक समझ में आया। अपूर्व कोई दिक्कत है? किसी कोई प्रॉब्लम? पहले एनर्जी कितनी थी? दोबारा बता रहा हूं, पहले एनर्जी थी भाई तुम्हारी, पहले एनर्जी थी 25 जूल। बाद में एनर्जी कितनी हो गई? 100। ये बढ़ी क्यों है? क्योंकि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां गया है। अब 10 माइक्रोकूलम का चार्ज जाएगा तो यहां से वर्क डन करेगी ना बैटरी, वही तो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो बैटरी ने काम किया, 10 को प्रोवाइड किया, कितनी एनर्जी? 100 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की, उसके थ्रू पास हुई, तो उसने एनर्जी प्रोवाइड की। बैटरी तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो 100 जूल की एनर्जी बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा जाके मात्र 75 ही स्टोर हो रही है। 25 में ऐड करोगे 75, तब जाके वो 100 होता है। तो बाकी 25 बची हुई कहां चलेगी? 25 बची हुई चलेगी हीट के फॉर्म में। यह है सिंपल, हीट कितनी जनरेट हो रही है सर्किट में। समझ आया? कोई दिक्कत, डाउट है? नहीं है तो फिर ये सवाल करते हैं, बढ़िया सा सवाल, मजेदार सा, कि 3 अनचार्ज कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 की, और कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ एज शोन इन फिगर। फाइंड द पोटेंशियल एट O। O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा हमें ये पता करना है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा हमें ये पता करना है। O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा हमको ये पता करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी नीड टू फाइंड दैट। ओके, तो आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो सिंपल सा अप्रोच ये रहता है कि तुम एक जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहां पे चलते हो, ठीक है। जंक्शन रूल बेसिकली, जंक्शन रूल तो नहीं, जो तुमने लूप रूल बना रखा है ना उसके थ्रू चलते हो, मतलब कुछ इस अप्रोच से, ठीक है, कि इस पॉइंट को अगर मैं मान लो A नाम दे दूं, इस पॉइंट को B नाम दे दूं और इस पॉइंट को C नाम दे दूं। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का तरीका सिंपल ये रहता है कि यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल ना जाके, फाइनल माइनस इनिशियल जाके इनिशियल माइनस फाइनल होगा, यानी VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी, VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी, अब देखो ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे, तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव होगा, ये वाला प्लेट नेगेटिव होगा, फिर साथ ही साथ ये वाला प्लेट पॉजिटिव होगा, ये वाला प्लेट नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस भी दे, यहाँ पे कैपेसिटेंस दे के रखा है, C1 की वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू C2 है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे ये भी है कि आपको यहाँ पे चार्ज मानना पड़ेगा। चार्ज क्या मानोगे? देखो चार्ज ये मान लेते हैं हम कि इसके थ्रू जो पास ऑन हो रहा है चार्ज दैट इज Q1, इसके थ्रू जो पास ऑन हो रहा है चार्ज वो मेरा हो जाएगा आपका Q2, और इसके थ्रू जो पास ऑन वाला चार्ज वो कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। सिंपल, इसके थ्रू ऊपर से जो जा रहा है Q1 है, इधर Q2 जा रहा है, और इधर Q1 माइनस Q2 जा रहा है। तो VA माइनस VB की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो VA की वैल्यू कितनी है? VA की वैल्यू 6 माइनस आपका, लिखते हैं इसको, सबसे पहले यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये कितना हो जाएगा? Q1 अपॉन 60 माइक्रोफेराड प्लस Q2 अपॉन 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। और VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VA माइनस VB हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2 विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन 60 प्लस Q2 अपॉन 20। एक तो केस ये आ गया, एक केस ये आ जाता है Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन। दूसरा केस जो आ जाता है मेरा ये आता है VA माइनस VC से, VA माइनस VC से। अब VA माइनस VC से क्या आता है? VA माइनस VC से आता है आपका Q अपॉन 60 प्लस Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 30। यहां पे VA की वैल्यू कितनी? यहां पे VA की वैल्यू 6 और VC की वैल्यू कितनी? VC की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3,
इज इक्वल टू, यहां पे तुम इसको वापस ऐड कर सकते हो, तो ये इसके साथ शॉर्ट होके Q1/60 प्लस 2Q1/60 हो जाएगा 3Q1/60 यानी Q1/20 माइनस ऑफ Q2/30। एक इक्वेशन ये आ गई। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी और तुम फाइनली O पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हो बड़े आसानी से। एंड सेंटर पे फाइंड कर लें, अगर जंक्शन रूल से करा तो एंड सेंटर पे फाइंड कर ले। जंक्शन रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, जंक्शन रूल, हाँ यहाँ पे जंक्शन रूल तो लगा ही रहे ना, जंक्शन रूल के थ्रू ही तो बता रहे हैं कि देखो यहाँ से Q1 करंट जा रहा है, तो इधर Q2 है, तो इधर कितना जाएगा Q1 माइनस Q2, इधर कितना जाएगा Q1 माइनस Q2। इस रूल का ये है जो मैंने भी बताया, पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन ना समझ के हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को देखते हैं, तो ऊपर से आ रहा है करंट तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल Q/60 लिख दिया, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल Q/20 लिख दिया, यहां से यहां गए, तो इसमें इनिशियल माइनस फाइनल करना रहता है, VA माइनस VB करना रहता है, VA माइनस VB मतलब 6 में से 2 गया, उधर लिख दिया, इज इक्वल टू Q1/60 प्लस Q2/20, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा VA माइनस VC करना है, तो सेम चीज VA माइनस VC में Q1/60 प्लस Q2/30 जो कि 6 - 3 हो जाएगा, और फिर उसके थ्रू तुम ये निकाल सकते हो, VA माइनस VO तो निकाल ही सकते हो। इन दोनों इक्वेशन से Q1 की वैल्यू आ जाएगी, तो VA माइनस VO हो जाएगा तुम्हारा सिंपल से आपका कितना Q1/60 के बराबर, खत्म। VA की वैल्यू पता चल जाएगी, VA की वैल्यू पता ही है, मतलब 6 - VO विल बी इक्वल टू Q1/60। अब इस Q1 की वैल्यू बस पता कर लो, Q1 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब आओ जरा बात करते फटाफट से व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और इससे रिलेटेड हम क्या समझने वाले हैं, ठीक है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये होता है अरेंजमेंट, आपको ये एक अरेंजमेंट मिलेगा या फिर ये अरेंजमेंट मिलेगा, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। दोनों में केस यही है कि C1/C3 शुड बी इक्वल टू C2/C4 या फिर C1/C2 शुड बी इक्वल टू C3/C4। मतलब इसको भी इधर शिफ्ट कर दो तो भी आंसर सेम ही है, ठीक है? इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो मेन मुद्दे की बात है, अगर ऐसा होगा तो कोई भी करंट इस C5 के थ्रू नहीं जाता, ठीक है? इस C5 के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा और सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये होता है ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक और अरेंजमेंट ये भी होता है कि यहां पे भी वही चीज C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 होता है, तो C5 के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें एक एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो कि यहाँ पे देखो बड़ा मजेदार सी चीज है। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको लाया कि अगर यहाँ पे CC दिया है तो इनके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। ऐसे अगर बहुत सारे लगे रहेंगे तो इनके थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये केस आपको पता होना चाहिए। ये एक एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसके थ्रू अगर मैं 4 का भी बना देता, अगर मान लो मैंने 4 का भी बना दिया, लाइक दिस, तो इस सिनेरियो में भी इनके थ्रू कोई करंट नहीं जाता, अगर ये सब बराबर है तो, ठीक है? इनका रेशियो बराबर है तो। क्लियर है? तो ये व्हीटस्टोन का एक एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो भाइयों और बहनों, इसी के साथ हम आएंगे फिर आज के सेशन के एंड में। इनफाइनाइट सीरीज वाले सवाल कराने थे बट थोड़ा समय का क्रंच हो रहा है, तो फाइनली आ जाते समरी पे कि आज हमने क्या क्या किया, जिससे कि एक आइडिएशन रहे हम लोगों को। तो आज हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज शेयरिंग, सेम पोलैरिटी और अपोजिट पोलैरिटी में भी। साथ ही साथ हमने इसके बाद क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस किए किसके, जंक्शन रूल के और आपके मतलब बेसिकली किरचॉफ रूल के, ठीक है? किरचॉफ रूल्स के क्वेश्चन किए हैं और साथ ही साथ हमने व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखा है। क्लियर? तो हमने तीनों की चीजें की हैं, इसमें ज्यादा फोकस किया और इसमें ज्यादा फोकस किया है। तो आई थिंक आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी, और कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो डू मीट मी इन द लाइव लेक्चर्स इन द नेक्स्ट वन। वी विल हैव अ Q&A डायरेक्टली, जहां पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी
उसको हम सॉल्व करेंगे लाइव बेसिस पे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो इसी के साथ, इस बढ़िया से कोट के साथ अलविदा लेते हैं एंड मिलेंगे अगले सेशन में। जब तक के लिए जीवन में उम्मीदों के सहारे चलना दोस्त, क्योंकि जीत ना सके तो भी अच्छे अनुभव तो साथ लेके ही जाओगे। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।